टुडे हम जेईई एडवांस 2026 पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें एक सर्किट दिया गया है where we have an inductor connected to a capacitor C। इंडक्टर की लेंथ D है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया S है। इट इज कनेक्टेड टू a capacitor C through a voltage source given। इस इंडक्टर के अंदर एक और कॉइल ही मान लीजिए, तो हम उसको भी कॉइल लेंगे। तो उसकी लेंथ जो है वो D/2 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो S/2। दैट इज इसके जो पैरामीटर्स है, डायमेंशन है, वो हाफ है इस कॉइल के, और ये इस बड़े वाले कॉइल के अंदर रखा गया है। जो हमारा बड़ा वाला कॉइल है उसके n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और जो छोटा वाला कॉइल है उसके 2n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। हमको क्वेश्चन बता रहा है कि आपको इस सर्किट का जो ये अरेंजमेंट है इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है। नॉर्मली इसमें अगर हम देखेंगे दो ही पैरामीटर है, एक तो इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। तो किसी भी सर्किट का जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर होता है, जैसे यहाँ, तो उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1/√LC होता है। सो आवर एम, जो हमारा इस क्वेश्चन का एम है सॉल्व करने का, तो हम इस सर्किट को एक ऐसा ही सर्किट बनाए जो यहाँ पे है, where we will replace this whole of this thing जो इस कैपेसिटेंस है by L इफेक्टिव। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इस सर्किट को हम एक ऐसा सर्किट रिड्यूस करें और उसमें L इफेक्टिव निकालें, और then we can calculate ओमेगा by using the formula 1/√L इफेक्टिव into C। करेक्ट। चलते आगे देखिए। सो ये हमारा एम है to calculate the L effective so that we will reduce this circuit to a simple circuit like this, जहाँ पे हम अपना इजिली इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो उसके लिए हम अप्रोच निकालेंगे कि हम एक्चुअली यूज करेंगे एक मेथड जो कि थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपको ये मेथड पूरा समझ आ गया तो आप ऐसे क्वेश्चन को जस्ट 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं जेईई एडवांस में। तो मैं कहता हूँ कि ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। जो हमारे पास एक क्वेश्चन, एक चीज दी इसने है कि जो ये इनर कॉइल है, इट जो एंड्स है वो कनेक्टेड है थ्रू ए इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर। जब ये बोलेगा कंडक्टिंग वायर तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस 0 है। तो ये चीज हम यूज करेंगे। ऑल्सो इसने भी दिया है कि ऑल ओमिक रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड। सो इसका मतलब है कि कहीं पे भी हमें रेजिस्टेंस नहीं। इसी फैक्ट को जो इस क्वेश्चन ने बयान किया है, जो इस क्वेश्चन ने हमें दिया है, इसी चीज को हम यूज करके इसको बड़े ही सिंपल तरीके से करेंगे। तो देखिए, अगर हमें पता है कि अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड होता है, लेट अस से दिस इज अ सोलेनॉइड, तो अगर आप इसका इंडक्टेंस लिखते हैं, वो लिखते हैं हम μ0 n square, where n is the number of turns per unit length, and A into L। now आप इस पे ही ध्यान दीजिए। n तो खैर ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन AL, ये AL क्या है? व्हाट इज दिस AL? व्हाट इज दिस AL? जो मैंने यहाँ भी लिखा है, व्हाट इज दिस AL? दिस AL इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ दिस सोलेनॉइड। मतलब इस सोलेनॉइड का कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एक टर्न का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, और लेंथ L क्या है। दिस इज नॉट दिस। दिस इज द मैग्नेटिक वॉल्यूम। आपको देखना है कि कितने वॉल्यूम पे फील्ड एग्जिस्ट करता है, इस कॉइल के कितने वॉल्यूम में फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो जब हम वो वॉल्यूम इधर प्लग इन करेंगे इस फॉर्मूला में, तो हमारे पास एक इंडक्टेंस निकालने का तरीका आता है। सो आप ये याद रखिए, जो भी हमारे ये इंडक्टेंस फॉर्मूला में AL होता है, दिस इज अ वॉल्यूम टर्म। दिस इज नॉट द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ द कॉइल। अगर आप देखेंगे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लेंथ है, इट इज द मैग्नेटिक वॉल्यूम। इट इज द मैग्नेटिक वॉल्यूम। मैग्नेटिक वॉल्यूम, that is, what does we mean by the magnetic volume? That is the volume of solenoid
the volume of solenoid where field exists, where magnetic field exists। तो इसी चीज को हम यूज करेंगे। अब इस चीज को कैसे हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट एल इफेक्टिव। ये आपने याद रखा कि दिस इज एल इज द वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड वेयर द फील्ड एग्जिस्ट। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक वॉल्यूम, राइट। तो चलते हैं आगे। अब आप देखिए जो हमारा इनर कॉइल है ये क्या करेगा। अब इनर कॉइल को देखिए, इस क्वेश्चन ने बोला है इसको शॉर्ट किया है थ्रू ए कंडक्टिंग वायर, यानी इसका रेजिस्टेंस 0 है। जब इसको शॉर्ट किया गया है दैट मींस सिंस द रेजिस्टेंस द वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्म एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी ऑलवेज 0 बिकॉज आई आर इज 0। तो इसका आई है आर है ही नहीं, आई आर इज 0, आई आर इज 0, ओके। इसका बिकॉज आर इज 0, R is equal to 0। तो इस चीज की वजह से दैट मीन्स द इंड्यूस्ड EMF, बिकॉज इंड्यूस्ड EMF जो E होता है वो होता है IR के बराबर। सिंस IR इज 0 सो इंड्यूस्ड EMF इज 0। अब इंड्यूस्ड EMF कब 0 होगा, बिकॉज इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस d∅dt। अब हम इनर कॉइल की बात करेंगे। अब इंड्यूस्ड EMF हम बोलते हैं 0 है, इसका मतलब है ये चीज दिस होल टर्म इज 0, राइट। दैट मीन्स कि दिस टर्म इज कांस्टेंट, ठीक है जी। यानी कि इनर कॉइल का जो फाई रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्योंकि हमारा ये कॉइल स्टार्ट होता है 0 फाई से, तो इसमें 0 ही होगा। तो दिस इज वेयर व्हाट दिस फैक्ट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज फॉर कैलकुलेटिंग एल। ये इसी चीज को हम एल इफेक्टिव कैलकुलेट करने में यूज करेंगे। तो हो सकता है एल इफेक्टिव कैलकुलेट करने में यूज करेंगे। हो सकता है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि फाई कैसे कांस्टेंट रहता है। इट वाज ऑलरेडी 0 एंड सो फ्लक्स लिंकेज वाज 0 सो इट विल बी 0 आफ्टरवर्ड्स। दैट मींस फ्लक्स लिंकेज इज 0, फाई इज 0 मींस B is 0, ओके, B is 0, ओके। अब आप देखिए, अब हमारे पास आउटर कॉइल तो है, उसमें तो हमने वोल्टेज दे दिया है, तो उसकी वजह से एक B1 सेटअप होगा। वो एज सोलेनॉइड को आपको पता है कितना होता है, सिंपली μ0 n I इसकी वजह से होगा, बिकॉज इसको तो वोल्टेज से हमने करेक्ट किया है। तो उसकी वजह से वो तो इसको भी लिंक करेगा क्योंकि वो इनर कॉइल तो उसी में है ना इसे, ठीक है जी। तो अगर इसको हमने इसने एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया, वो तो इसको भी लिंक कर रहा है, बट वी आर सेइंग कि क्योंकि ये एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है 0 रेजिस्टेंस, तो इसमें B इनिशियली 0 था, वो फाइनली भी 0 होना चाहिए, बिकॉज फ्लक्स लिंकेज इनिशियली भी 0 था, कांस्टेंट रहेगा, वो इनिशियली 0 था, फाइनली भी 0 रहेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें जो फ्लक्स खुद जो पैदा करेगा वो इस फ्लक्स को अपोज करेगा, ठीक है, डीमैग्नेटाइज करेगा ताकि B 0 रहे। सो इसमें एक करंट उस टाइम जनरेट होगा दैट इज I2, उसकी वजह से जो फ्लक्स हो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B2 होगा स्मॉलर कॉइल में, तो B1 प्लस B2 0 होगा। तो आप I2 देखेंगे ये I1 बाय 2B हो सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है, तो बिकॉज इसका डबल द टर्न्स है, ठीक है जी। तो ये चीज को आप याद रख दीजिए। तो इस चीज की वजह से क्या हो गया, देखिए अब इस चीज की वजह से हम एक चीज पे पहुंच गए। अब हमारा कॉइल ये बन गया, ठीक है, ये हमारा सोलेनॉइड था और हमारा ये मान लीजिए हम इनर सोलेनॉइड है, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये हमारा इनर सॉरी ये हमारा इनर सोलेनॉइड, ठीक है जी। अब ये तो कनेक्टेड है शॉर्ट सर्किट से, तो ये वॉल्यूम जो इनर सोलेनॉइड का वॉल्यूम है, ये मान लीजिए इस पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो इस सारी चीज का तो इनर कॉइल का तो अब देखिए इनर कॉइल का तो इंडक्टेंस 0 हो ही गया। अब हम सिस्टम का इनर कॉइल का तो इंडक्टेंस 0 हो गया बिकॉज इसका फाई 0 है, तो इसका जो वॉल्यूम मैग्नेटिक वॉल्यूम है इनर कॉइल का, मैग्नेटिक वॉल्यूम AL इनर कॉइल की बात कर रहा हूँ, वो 0 है, ठीक है। तो ये तो खत्म ही हो गया। अब आउटर कॉइल को क्या हो गया, अब इतना वॉल्यूम में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो इसका मैग्नेटिक वॉल्यूम भी कम हो गया।
तो इसका अगर टोटल वॉल्यूम ds था तो वॉल्यूम ऑफ द इनर कॉइल तो ये है, तो एक्टिव वॉल्यूम जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फ्लक्स है, जैसे अब हम मान लेंगे कि ये जो कॉइल है, जो आउटर कॉइल है, इसके तो m टर्न्स बराबर है, लेकिन जो ये वॉल्यूम, जो इनर कॉइल का वॉल्यूम था, एक किस्म का इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये इंडक्टेंस में रोल ही प्ले नहीं करेगा। तो एक्टिव हमारा होगा वी एक्टिव, तो ये घटा देंगे ये वॉल्यूम विच इज 1/4 ऑफ एस डी, तो हमारे पास बच गया एक्टिव वॉल्यूम 3/4 ऑफ एस डी। समझ में आ गई बात? तो उसके बाद हमारे पास जो एल इफेक्टिव होगा, छोटे वाले तो खत्म हो गया, उसका तो हमने मान ही नहीं लिया, उसका तो है ही नहीं कुछ, जो ये बचा एल, जो ये एल बचा और एक्टिव फील्ड वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम, जो एक्टिव फील्ड वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, एक्टिव फील्ड वॉल्यूम है 3/4 एस डी, ओरिजिनल वोल्ट है, तो एल इफेक्टिव हमारे पास बच गया 3/4 एल। तो एल इज वेयर एल इज, जो हमारे पास 3/4 एल बचा, तो एल इफेक्टिव हमारे पास आ गया 3/4 एल सी, तो इट इज 2 अंडर रूट ऑफ 3/4